खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी के अंदर घमासान है। हम टीएमसी की बहुत बात करते हैं और टीएमसी के अंदर भी धड़े हैं, एक कहते हैं एक ममता बनर्जी का, एक अभिषेक बनर्जी का। वहां सांसद खुले में लड़ते हैं, ट्विटर पर लड़ते हैं, सड़क पर भी लड़ते हैं, वो सब आप देखते हैं। बीजेपी के अंदर जो होता है वो ऐसे खुल के बाहर नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है, गड़बड़ बीजेपी के अंदर है और उस व्यक्ति के साथ गड़बड़ है जो इनका प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था। और अब ऐसा लगने लगा है कि अगले चुनाव में, क्योंकि चुनाव दूर नहीं रह गया, अगले साल चुनाव है, ममता बनर्जी के इस मजबूत किले को बीजेपी को अगर ढाना है तो क्या इस तरीके से वो कामयाब होगी? आपसी गुटबाजी ने बीजेपी को कैसे कमजोर किया है, इसकी हम लोग बात करेंगे। बीजेपी में माना जाता है कि शुभेंदु अधिकारी अपने आप में एक गुट है। वो टीएमसी से आए, टीएमसी से रिश्ते उनके बहुत खराब हो चुके हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़के जीत के आए थे तो वो अपने आप को अपना एक कद मानते हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो हैं, लेकिन पूरी पार्टी के सर्वमान्य नेता नहीं है। दूसरा गुट है आरएसएस का, और अब जो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो आरएसएस, कोर आरएसएस के आदमी हैं। और एक तीसरा भी वहां पर गुट है, वो दिलीप घोष का है, जो सांसद हैं और वहां के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। और दिलीप घोष अब तक आप माने सबसे विजिबल, शुभेंदु अधिकारी के साथ सबसे विजिबल फेस था बंगाल बीजेपी का। लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसा हो गया है कि या तो बीजेपी इनको काट देना चाहती है या ये कुछ कटे कटे घूम रहे हैं अपनी पार्टी से। इसकी शुरुआत हुई थी एक पूजा के कार्यक्रम में, ममता बनर्जी के साथ दिलीप घोष शामिल हो गए थे और आज एक ही सोफे पर बैठे हुए इनकी तस्वीर आ गई थी। उस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। बीजेपी के लोगों ने खुलकर बंगाल में कहा कि दिलीप घोष को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जाने मतलब जैसे ममता बनर्जी जानी दुश्मन हो कि उनके साथ आप कैसे तस्वीर खिंचवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई पूजा का कार्यक्रम था, उसमें वो भी आई, मैं भी आया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनको बहुत बैकलैश झेलना पड़ा था। फिर उसके बाद आज जो खबर है वो ये कि मोदी जी जो बिहार से भी बंगाल में रैली करने के लिए जा रहे हैं, उस रैली में दिलीप घोष शामिल नहीं है। और दिलीप घोष खुलकर कह रहे हैं कि मुझे पार्टी ने नहीं बुलाया, मेरे कार्यकर्ता मुझे बुला रहे हैं, लेकिन पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री की जनसभा में आने के लिए आमंत्रित ही नहीं किया है। तो मैं दिल्ली जा रहा हूं, मुझे दिल्ली में एक पार्टी का ही काम है, वहां भी पर्सनल काम से नहीं जाऊंगा, पार्टी के काम से जा रहा हूं। लेकिन यह स्थिति हो गई है, सोचिए। इनका स्टेटमेंट हमारे पास है, सुना देते हैं आपको। না দিল্লি যাচ্ছি। হ্যাঁ দিল্লি যাচ্ছেন, মানে আমাদের সবার বক্তব্য আপনি তো বলেছিলেন যে কর্মী হিসেবে আপনি আজকে মোদির সভায় যাবেন। আমাকে কর্মীরা ডেকেছিলেন তাই আমি হ্যাঁ করেছিলাম। পার্টি ডাকেনি, হয়তো পার্টি চায়ও না আমি যাই, অস্বস্তি হবে, সেজন্য আমি যাচ্ছি না দুর্গাপুরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভা। আর দিল্লি যে চলে যাচ্ছেন সেটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য না কোনো কাজ আছে? দিল্লিতে বিশেষ কাজে যাচ্ছি, পার্টিরই কাজে যাচ্ছি। এটা কি বিজেপি? अब बताइए समीर जी, क्या नाराजगी हो गई ऐसी इनसे कि पार्टी ने इनको प्रधानमंत्री की सभा में नहीं बुलाया, पूर्व अध्यक्ष को? देखिए, कई लंबे समय से दिलीप घोष का पार्टी के साथ थोड़ा थोड़ा विवाद स्थानीय स्तर पर चल रहा था। हालांकि अमित शाह जी के बड़े करीबी रहे। 2014 में जब अमित शाह अध्यक्ष बने तो इन्हें 2014-15 में बंगाल का अध्यक्ष बनाया गया था और संघ से ये भारतीय जनता पार्टी में भेजे गए थे। 2014 में पहले महासचिव बने प्रदेश के और फिर प्रदेश अध्यक्ष बने और लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। और देखिए, अभी जब 2024 का चुनाव, ये वर्धमान दुर्गापुर से चुनाव हारे ये, तो उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि 2019 का चुनाव मैं मेदिनीपुर से जीत गया था और 2024 का चुनाव मुझे हारने के लिए वर्धमान भेज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट हार गई, मेदिनीपुर भी नहीं जीत पाई, वर्धमान भी हरवा दिया। तो उन्होंने पार्टी के खिलाफ इस तरह के आरोपों का जिक्र किया था। जिस तरह के जो विपक्ष के नेता है उनके साथ भी इनका अनबन लगातार पार्टी के अंदर चल रहा है। लेकिन अभी ये एक अच्छी बात इनके साथ जो मतलब व्यक्तिगत रूप से अच्छी रही कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बने सुमित भट्टाचार्य, वो इनका काफी करीबी माने जाते हैं क्योंकि वो संघ पृष्ठभूमि के आते हैं, मौजूदा अध्यक्ष। हाँ, मौजूदा दिलीप घोष काफी अच्छे मित्र हैं और कहा जा रहा है कि उसके बाद से ये थोड़े पार्टी में एक्टिव भी अपने आप को महसूस कर रहे थे। लेकिन आज न बुलाया जाना, ये हो सकता है कि भाई क्षेत्रवाल बुलाया होगा तो वहां नहीं बुलाया होगा, कोई कारण हो सकता है। लेकिन ये तय, लेकिन एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को जो पार्टी का लंबे समय चेहरा रहा हो, संघ के जमीनी स्तर पर उन्होंने बहुत काम किया हुआ, न बुलाना मुझे लगता है स्थानीय पॉलिटिक्स का एक कारण रहा होगा।
लेकिन एक पूर्व अध्यक्ष सांसद क्यों नहीं बुलाएंगे पूर्व आप? सांसद रहे। अब ये कहा जा रहा है कि भाई जहां रैली थी वहां के लोगों को आमंत्रित किया गया था, जब कलकत्ता में रैली होगी तो फिर उनको उस समय बुलाया जाएगा। तो फिलहाल अभी ये मामला बहुत तूल नहीं पकड़ा है पार्टी के अंदर, लेकिन एक स्थिति तो खराब बता रही है कि अब चुनाव है अगले साल, अगर संगठन इस तरीके से अगर आपस में खींचतान होगा कि भाई अगर विपक्ष के नेता पार्टी को अपने हिसाब से चलाएंगे, नए प्रदेश अपने हिसाब से पार्टी को चलाना चाहते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का इस तरीके से अगर नजरअंदाज किया जाएगा तो संगठन पे इसका असर पड़ना तय है। देखिए अब अगले साल तक बीजेपी अपना घर ठीक कर पाती है कि नहीं चुनाव से पहले। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा का फ्रंट, द रजिस्टर्ड फ्रंट, इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। टीआरएफ को अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि टीआरएफ इज नाउ अ डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में भी इसका नाम डाल दिया गया। भारत क्या कहता था? लगातार भारत ने कहा कि ये जो टीआरएफ है इसने पहलगाम में 26 लोगों को मारा, धर्म पूछ के, सर में गोली मारी सबके, ये कुछ और नहीं, ये लश्कर-ए-तैयबा ही है, बस कश्मीर में जब ऑपरेट करता है तो उसने अपना नाम बदल लिया है। पाकिस्तान ने इस टीआरएफ के बचाव में यूएन में जाकर के बयान दिए। जब यूएन में भारत ने कहा कि इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए तो इसका बचाव पाकिस्तान ने यूएन में किया, और आज पाकिस्तान अमेरिका जो है इसको आतंकवादी संगठन मान रहा है, और खुद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने इसका ऐलान किया कि आज से टीआरएफ एक आतंकवादी संगठन है। और उसी स्टेटमेंट में यह लिखा हुआ है फॉरेन मिनिस्ट्री अमेरिका की कि यह टीआरएफ कुछ और नहीं बल्कि लश्कर-ए-तैयबा ही है। इससे बड़ी आप मतलब एक बहुत बड़ी बात मैं इसको मानता हूं। बैल साहब, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी जीत है हमारी डिप्लोमेसी की कि उनको एक डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का खिताब मिल गया है। और साथ में कई बार ना हम लोग ये सोचते हैं, कई जो ज़्यादा इससे इन्वॉल्व नहीं है लेकिन हमेशा क्रिटिक रहते हैं, वो ये कहते हैं कि अभी देखिए लश्कर-ए-तैयबा भी है, जैश-ए-मोहम्मद भी है, तो उनके वो भी तो डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके ऊपर ऐसा क्या हो गया, या पाकिस्तान उनको इतना सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान के अंदर अब वो स्टेटमेंट्स जो आपके चैनल पे आज रोज आ रही हैं, तो और जो भारत के अगेंस्ट काम करते हैं। और टीआरएफ एक्चुअली क्या है? एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर-ए-तैयबा की, और उसमें सुलेमान का नाम आया था जो एक्स पाकिस्तान आर्मी का कमांडो है, जो कि भारत आया था उसी समय पे, और वो उसी फॉरेस्ट में था अप्रैल 20 और 25 के आसपास, जिस जगह पे ये आतंकी हमला हुआ था अप्रैल 22 को। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो दर्शा रही हैं, लेकिन जो क्वेश्चन सारे लोग पूछ रहे हैं मैं उसका आंसर आज करना चाहता हूं। जैसे ही आप एक डेजिग्नेट करते हैं ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे भी आसानी से मूव नहीं कर सकती, कहीं भी आ जा नहीं सकती। उसके जितने भी इंटरनेशनल एसेट्स होते हैं उन देशों के अंदर, वो फ्रीज हो जाते हैं। उनको फाइनेंस कलेक्ट करने में, फंड कलेक्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। साथ में कुछ भी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या किसी देश से दूसरे देश जाना चाहते हैं, उनको वीजा भी नहीं मिलता। और साथ में उनके ऊपर नजर रखी जाती है, अगर वो कोई भी ऐसी गतिविधि कर रहे हो और वो गतिविधि किसी भी देश से रिलेट करती हो, तो उसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग में मदद की जाती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अनेकों प्रतिबंध, चाहे वो टेक असिस्टेंस के हैं, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हैं, चाहे वो फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स के हैं, वो वीजा देने के हैं, उनकी मूवमेंट के हैं, वो सारे उनके ऊपर प्रतिबंध लग जाते हैं ग्लोबली। जिस देश ने सबसे पहले हमेशा यूएस करता है, उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी आ जाता है, कनाडा, यूके में भी आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी। मैं सर इसको अब लॉजिक से आगे बढ़ा रहा हूं कि ये बात फिर कहां तक जाएगी। ये देखिए साहब, ये जो स्टेटमेंट है, टेररिस्ट डेजिग्नेशन ऑफ द रेजिस्टेंट फ्रंट, खबर के ऊपर, प्रेस स्टेटमेंट के ऊपर का शीर्षक, नीचे लिखा है मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जुलाई 17, 2025 का ये स्टेटमेंट अमेरिका के विदेश मंत्री का। सर वो ये कह रहा है कि हमने टीआरएफ को डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। फिर वो नीचे लिखते हैं कि लश्कर-ए-तैयबा, टीआरएफ और लश्कर-ए-तैयबा फ्रंट एंड अ प्रॉक्सी क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अप्रैल 2025 पहलगाम अटैक। मतलब अमेरिका ये मान रहा है कि इस टीआरएफ ने हत्याएं कराई, वो आतंकवादी हमला इसने किया, और टीआरएफ कुछ नहीं, लश्कर-ए-तैयबा ही है। मतलब भारत के पास पूरा हक था लश्कर-ए-तैयबा पर हमला करने का। बहुत सरल भाषा में भारत के लोगों के लिए समझने की जो बात है, सब के बाद हमारी विदेश नीति का ये कमाल है। आप इतने दिनों से ये सोचते थे
कि आखिर क्यों मोदी कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, क्यों विपक्ष इतना कॉर्नर कर रहा है लेकिन फिर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। अमेरिका का विदेश सचिव अगर इस तरह की बात करता है, विदेश मंत्री, तो आप समझिए उसको, चूंकि वो फॉरेन सेक्रेटरी है लेकिन वो फॉरेन मिनिस्टर होता है उनके यहां, वो अगर ये बात कह रहा है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ भारत जो चाहता था वो उसने करा लिया। और ये किसी भी मंच पर, किसी भी फोरम से उनके ज्वाइंट डिक्लेरेशन से ज्यादा बड़ी बात है कि सैंक्शन लगाया टीआरएफ पर। अब इसको यूं भी समझिए, सब कहने के बाद, मतलब अभी कहेंगे तो थोड़ा आप लोग फिर नाराज भी होंगे कि फिर से कह दिया, लेकिन वो माय फ्रेंड ट्रंप तो चल रहा है, काम तो कर रहा है, अच्छा, ठीक से कर रहा है ना, नहीं तो ऐसा क्यों होता? बताइए सर, कितनी बड़ी बात है? बड़ी बात है डिप्लोमेसी के लेवल पर, डिप्लोमेटिक विन भी है, और इससे दुनिया को भी समझ में आया कि भारत जो बात कह रहा था आतंकवाद को लेकर और टीआरएफ को लेकर, लश्कर तैयबा के कनेक्शन को लेकर, वो एक बड़ी जीत है और अमेरिका ने उसको माना है। फिर यूनाइटेड नेशंस में भी वो कैसे जाकर बात बनती है, उसको मैं बहुत बड़ी जीत के तौर पर भी देखता हूँ। और डिप्लोमेसी में हमने बहुत अच्छा ही काम किया है, लेकिन थोड़ा सा काम इंटरनल लेवल पर भी हो जाता कि वो आतंकवादी मिल जाते जिन्होंने हमला किया था। तो बहुत दिन हो गए, दिन भी गिनने में मुश्किल हो रहा है। ये भी नहीं पता कितने आतंकवादी थे, कहाँ गए हैं कि नहीं हैं। यदि वो भी मिल जाए तो जो न्याय जिनको मिलना चाहिए, जिनको तकलीफ है, जो 26 लोग अभी एलजी का स्टेटमेंट था कश्मीर के, और क्योंकि 2 इनके मददगार पकड़े गए थे लोकल ओवरग्राउंड, हाँ, और उन्होंने ये 4 कुल थे, 3 की पहचान हो चुकी है। ये एलजी ने कहा कि पहचाने जा चुके हैं सारे के सारे। तो अब मतलब पकड़ने के लिए क्या उनके करना है इसके statement था अलावा? कि इनकी उम्र ज्यादा है। हालांकि उन्होंने तो कहा एलजी साहब ने कि मेरी गलती थी, मैंने गलती भी मान ली है। अब लेकिन वो पहचाने भी गए हैं तो पकड़े जाने में क्या कोई दिक्कत है कुछ अलग से? ये तो सर, ये सवाल तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अब क्योंकि वो न्याय तो लोगों को तब मिलेगा ना जब वो आतंकवादी। ऐसे भी बातचीत आ रही है कि वो शायद इस देश में ही नहीं है और वो उसी टाइम मूवमेंट आउट करके बाहर जा चुके हैं। तो ये बॉर्डर पर दोनों तरफ चलता है कि दरवाजा दोनों तरफ खुला हुआ है, आने का भी जाने का भी? ये तो सर बता सकते हैं, मुझे नहीं जानकारी। देखिए ऐसी बात, अब आप मुझे बताइए, क्या बॉर्डर फेंसिंग लगी है नेपाल बॉर्डर तक? क्या बॉर्डर फेंसिंग लगी है आदि जगहों में बांग्लादेश बॉर्डर पे? के अंदर क्या आप तो अभी बातचीत अगर आपको उस समय की याद हो तो इवन श्रीलंका की बात चल रही थी कि कहीं वो श्रीलंका के रूट से तो बाहर नहीं चले गए, लेकिन वो देश से बाहर चले गए। राइट। एनीवे, अब ये कहा गया है कि जल्दी ये आतंकवादी जो हैं ये या तो पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे, और पूरा देश यही इनका अंजाम होते हुए देखना भी चाहता है। बहुत शुक्रिया बैल साहब, समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका।